नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गुप्तोत्तर काल के इतिहास पर। गुप्तोत्तर काल में पूरे भारत में छोटे छोटे राज्य बने, जैसे कि उत्तर भारत में सबसे प्रमुख राज्य था कन्नौज का। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में 500 ईस्वी और 800 ईस्वी के बीच बड़ा राज्य स्थापित करने की कोशिशें हुई, परंतु वे बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सके। उत्तर भारत धीरे धीरे कई राज्यों में बंट गया। ये राज्य लगातार एक दूसरे से लड़ते भी रहते। हर्ष के बारे में देखें। हुणों के हमलों ने गुप्त साम्राज्य को कमजोर बना दिया। उनके पतन के करीब 100 साल बाद 7वीं शताब्दी में एक नए राज्य का उदय हुआ। दिल्ली के उत्तर में कुरुक्षेत्र के समीप थानेश्वर में स्थानेश्वर राज्य की राजधानी का गठन हुआ। यहीं पर हर्षवर्धन का जन्म हुआ। हर्षवर्धन को प्रायः हर्ष कहा जाता है। वह जब छोटा ही था कि 606 ईस्वी में उसके भाई राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई और उसे राजा बना दिया गया, परंतु आगे जाकर वह शक्तिशाली राजा हुआ। बाण भट्ट ने हर्ष की जीवनी हर्षचरित लिखी है। वह हर्ष का एक दरबारी कवि था। एक अन्य चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। उसने अपनी भारत यात्रा का वृत्तांत सियुकी में लिखा है। हर्ष अपनी राजधानी स्थानेश्वर से हटाकर कन्नौज ले गया, क्योंकि कन्नौज उसके राज्य के बीच में स्थित था। एक लंबे अभियान पर उसने उत्तर भारत के अनेक भागों को जीत लिया। इनमें पंजाब, पूर्वी राजस्थान और असम तक गंगा की घाटी का प्रदेश शामिल था। परंतु जब उसने दक्कन के राज्यों पर चढ़ाई करनी चाहिए तो उसे चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था और उसकी राजधानी उत्तरी कर्नाटक में वातापी या बादामी में थी। हर्ष का राज्य गुप्तों की तरह ही था। उसने जिन राजाओं पर विजय प्राप्त की थी वे उसे राज कर देते थे, और जब वह युद्ध करता तो उसकी मदद के लिए सैनिक भेजते थे। उन्होंने हर्ष का आधिपत्य तो स्वीकार कर लिया था, परंतु वे अपने अपने राज्यों के शासक बने रहे और स्थानीय मामलों में स्वयं ही निर्णय लेते थे। हर्ष को बौद्ध धर्म से लगाव था और शायद जीवन के अंतिम सालों में वह बौद्ध भी बन गया था, परंतु दूसरे धर्मों को भी उसका आश्रय मिलता रहा। चीनी यात्री वेनसांग से मिलने के लिए वह बड़ा उत्सुक था। वेनसांग लिखता है कि हर्ष से उसकी लंबी बातचीत हुई थी और उसने उस समय के ग्रंथों का अच्छा अध्ययन किया हुआ था। हर्ष ने संस्कृत में 3 नाटकों की रचना भी की। हर्षकालीन उत्तर भारत की सामाजिक दशा के बारे में देखें। इस काल के इतिहास के लिए उपलब्ध स्रोतों में से एक है बौद्ध यात्री वेनसांग का वृत्तांत। वेनसांग 26 साल की आयु में चीन से रवाना हुआ और लगभग फाहियान का अनुसरण करते हुए मध्य एशिया को पार करके भारत पहुंचा। मार्ग में वह अनेक बौद्ध विहारों में रुका, क्योंकि अब मध्य एशिया में बौद्धों की तादाद काफी अधिक हो गई थी। भारत में अनेक साल तक भ्रमण और अध्ययन करने के बाद वह उसी मार्ग से चीन वापस लौट गया। वेनसांग ने देखा कि बौद्ध धर्म पूर्वी भारत को छोड़कर भारत के अन्य भागों में उतना लोकप्रिय नहीं है। उसने कुछ साल पटना के पास के नालंदा महाविहार में गुजारे। वेनसांग ने यह भी देखा कि भारत में जाति प्रथा है और नगरों के बाहर रहने वाले अछूतों के साथ बुरा सलूक किया जाता है। सभी लोग शाकाहारी नहीं थे। हालांकि इस बात पर वह जोर देता है कि लोग मांस न खाएं, इसकी बात की जाती थी। नगरों में अमीरों और गरीबों के मकानों में अंतर था। अमीरों के मकान खूबसूरती से बनाए जाते थे, जबकि गरीबों के घर सादे और कच्चे फर्श के होते थे। अलग अलग स्थानों के लोगों का पहनावा अलग अलग था। वेनसांग लिखता है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है, परंतु ईमानदार भी होते हैं। भारतीय लोग स्वच्छता प्रेमी भी हैं। अपराधियों की संख्या बड़ी नहीं थी, यद्यपि वो बार बार लिखता है कि यात्रा के दौरान लोगों ने उसे लूट लिया था। मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। वेनसांग के अनुसार आजीवन कारावास ही सबसे कठोर दंड था।
हर्ष की मृत्यु के बाद कुछ समय तक उत्तर भारत में अस्थिरता की स्थिति रही। राज्य कई छोटी छोटी इकाइयों में बट गए, इनमें आपस में लड़ाइयां होती रही। इस बीच दक्कन और दक्षिण के राज्य शक्तिशाली हो गए। दक्कन और दक्षिण के राज्यों में दो महत्वपूर्ण राज्य थे। पहला चालुक्य। सातवाहनों के पतन के बाद दक्कन में छोटे छोटे अनेक राज्यों का उदय हुआ। वाकाटकों ने एक मजबूत राज्य बनाने का प्रयास किया, परंतु यह अधिक दिनों तक टिका नहीं। उनके बाद चालुक्य वंश आया, जिसका केंद्र वातापी अथवा बादामी में था। यहाँ चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का शासन उसी समय था जिस समय उत्तर में हर्ष का। उसकी महत्वाकांक्षा समूचे दक्कन पठार पर शासन करने की थी और कुछ समय तक उसे इसमें सफलता भी मिली। नर्मदा के तट पर हुई लड़ाई में उसने हर्ष को हराया, परंतु चालुक्यों के दो शत्रु थे, उत्तर में राष्ट्रकूट और दक्षिण में पल्लव। राष्ट्रकूटों का उत्तरी पश्चिमी दक्कन के एक छोटे राज्य पर शासन था। आरंभ में वे चालुक्यों के अधीन थे, परंतु ईसा की 8वीं शताब्दी में शक्तिशाली हो गए और उन्होंने चालुक्य राजा पर आक्रमण करके उसे हरा दिया। जब दक्कन में चालुक्यों की शक्ति बढ़ रही थी, तब दक्षिण भारत में पल्लव शक्तिशाली हो रहे थे। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन से युद्ध किया और उसे हरा दिया, परंतु कुछ साल बाद पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय पर चढ़ाई की और उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया। चालुक्यों की यह एक करारी हार थी। चालुक्यों की राजधानी वातापी एक समृद्धशाली नगर था। पश्चिम में ईरान, अरेबिया तथा लाल सागर के बंदरगाहों से और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से पुराने व्यापारिक संबंध अब भी कायम थे। व्यापार में समृद्धि हुई। पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के राजा खुसरो द्वितीय के पास एक दूत मंडली भी भेजी। 100 साल बाद जरथुस्त्रियों ने ईरान छोड़ा तो वे दक्कन के पश्चिमी तट के नगरों में आकर बस गए और आगे चलकर पारसी कहलाए। जरथुस्त्र धर्म का उपदेश ईसा पूर्व 600 के कुछ पहले जरथुस्त्र ने दिया था। ईरान के महान हकमनी सम्राट जरथुस्त्र धर्म के अनुयायी थे। जरथुस्त्र की शिक्षा थी कि अच्छाई और बुराई की शक्तियां आपस में सतत संघर्षरत रहती हैं, लेकिन अंत में अच्छाई की विजय होती है। जरथुस्त्रियों की पवित्र पुस्तक का नाम जैन अवेस्ता है। जरथुस्त्र धर्म का पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के कुछ भागों के भी लोगों के धार्मिक विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस्लाम के आगमन तक यह ईरान का प्रमुख धर्म रहा। चालुक्य नरेश कला के प्रेमी और संरक्षक थे। उन्होंने दक्कन की पहाड़ियों में गुफा मंदिरों तथा सामान्य मंदिरों के निर्माण के लिए प्रचुर धन दिया। एलोरा की अधिकांश मूर्तिकला का श्रेय चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओं की दानशीलता को जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण साम्राज्य पल्लव का था। दक्षिण के पल्लव आरंभ में संभवतः सातवाहनों के अधिकारी थे। जब सातवाहन राज्य का पतन हुआ तो पल्लव अपने स्थानीय इलाकों के शासक बन गए और धीरे धीरे उन्होंने कांचीपुरम क्षेत्र, चेन्नई के निकट के दक्षिण में अपना शासन फैलाया। उन्हें पांड्यों और चालुक्यों से अनेक लड़ाइयां लड़नी पड़ी। इन दोनों ने पल्लवों के शक्तिशाली बनने में बाधाएं डाली, फिर भी पल्लव अपना शासन स्थापित करने में सफल हुए। उन्होंने कांचीपुरम के दक्षिण का इलाका, तंजौर तथा पट्टुकोटे क्षेत्र जीत लिया, क्योंकि यह भाग संपन्न और उपजाऊ था। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन, हर्ष और पुलकेशिन अपने जमाने के अन्य कई राजाओं की तरह वह केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक कवि और संगीतज्ञ भी था। शुरू में वह जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया। तमिल संतों के बारे में थोड़ी चर्चा करें हम लोग। इस काल में दक्षिण भारत में एक ऐसा जन समुदाय था जिसका विश्वास था कि धर्म ईश्वर यानी विष्णु या शिव की व्यक्तिगत उपासना का मामला है। यह विचारधारा भक्ति कहलाई। इसमें कई जातियों के लोग शामिल थे। बहुत से तो कारीगर और किसान थे। वे जगह जगह घूमते हुए विष्णु या शिव की स्तुति में गीत गाते थे। आलवार विष्णु के उपासक थे और नैनार शिव के। बीच बीच में वे कांचीपुरम में एकत्र होते थे और वहां उत्सवों के अवसर पर गीत भजन आदि गाते थे। ये गीत जन साधारण की तमिल भाषा में लिखे गए। वैदिक धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में थे। इन्हें केवल पुरोहित और कुछ शिक्षित लोग ही समझ सकते थे। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी होने के अलावा तमिल और संस्कृत के अध्ययन का केंद्र भी था।
10 कुमार चरित के रचयिता दंडी जैसे लेखकों ने संस्कृत में लिखा क्योंकि वे राज दरबारियों और उच्च वर्गों के लिए लिखते थे। स्थापत्य के बारे में देखें, पल्लव राजाओं ने अनेक मंदिर बनवाए। इनमें से कुछ विशाल चट्टानों को काटकर बनाए गए, जैसे महाबलीपुरम के रथ मंदिर। अन्य मंदिर प्रस्तर खंडों से बनाए गए, जैसे कांचीपुरम के मंदिर। मंदिर के एक सिरे पर एक कक्ष में मूर्ति रखी जाती थी और इस कक्ष की छत पर एक ऊंचा शिखर बनाया जाता था जिसे विमान कहते थे। बाद की शताब्दियों में यह शिखर अधिकाधिक ऊंचे होते गए। यदि आज तुम तमिलनाडु की यात्रा करो तो सबसे पहले क्षितिज पर गांव के मंदिर शिखर ही तुम्हें दिखाई देंगे। ये मंदिर लोगों के जमाव के स्थान बन गए। शाम के समय ग्रामवासी मंदिर के प्रांगण में आकर बैठते और एक दूसरे को खबरें सुनाते या ग्राम कल्याण से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करते, जैसे करों तथा खेतों की सिंचाई के मामलों पर। यहीं पर पुजारी बच्चों को पढ़ाते थे और दिन के समय प्रांगण का उपयोग पाठशाला के रूप में होता था। उत्सवों के अवसर पर गांव में मेले लगते और मंदिर के प्रांगण में नृत्य और नाटकों का आयोजन होता। सभी लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। कुछ निम्न जातियों और अछूतों के अपने पृथक मंदिर बने हुए थे। इस प्रकार अनेक बड़े धार्मिक भवनों की तरह मंदिर का उपयोग एक सामाजिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में होता था। ये मंदिर बड़े धनी होते थे, इनकी अपनी जमीन होती थी जिससे आमदनी होती थी। इस तरह प्राप्त हुए धन को व्यापार में भी लगाया जाता था। पुजारियों के अलावा मंदिर के सांसारिक हितों की सुरक्षा के लिए एक प्रबंध समिति की भी आवश्यकता थी। ये बातें गुप्तोत्तर काल से संबंधित थी। आगे हम लोग प्राचीन भारत का संबंध एशिया और यूरोप के साथ किस तरह से था इसको देखेंगे।